नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भर दिया है। अब मीडिया में और सियासी गलियारों में कई तरीके के सवाल हैं। क्या अखिलेश यादव राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र की करेंगे, या फिर अखिलेश यादव लगातार कहते रहे कि वो विधानसभा नहीं छोड़ेंगे, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें कन्नौज से नामांकन करना पड़ा? कहीं ये घबराहट तो नहीं? क्योंकि अगर हम यादव बेल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख ऐसे जिले हैं, हम चाहे फिरोजाबाद की बात करें, कन्नौज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, बदायूं की बात करें। ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते रहे, क्योंकि यहां पर एक बड़ी आबादी यादव बेल्ट की है। अब क्या यादव बेल्ट से जो खिसकता जनाधार है, कहीं वो घबराहट है? क्योंकि तेज प्रताप यादव का उनका नाम सामने आ गया था, बस एक ही दो दिन में वो नामांकन करने वाले थे, लेकिन आखिरी 48 घंटे में ऐसा क्या सियासी समीकरण बिठाया गया, ऐसा क्या वो डेलीगेशन जो पहुंचा था अखिलेश यादव के पास, ऐसा क्या विरोध दिखा जिसमें समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनको खुद जाकर कन्नौज से नामांकन करना पड़ा? कई ऐसे बड़े सवाल होंगे आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसका हर एक पहलू, हर एक कहा जा सकता है कि हर एक चाल पर जो नजर है पूरे देश भर की रहती है। जब बात समाजवादी पार्टी की हो तो एक बड़ा जनाधार तो है ही है, लेकिन अब ऐसे में 2024 का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्टार कैंपेनर भी हैं, अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अब ऐसे में वो कन्नौज में समय देंगे या फिर बाकी जो उनके पास सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के अलावा, गठबंधन के अलावा, वहां पर कितना समय दे पाएंगे? ये कई बड़े सवाल। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश कटियार जी, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते, क्योंकि जब बात हम कन्नौज की करते हैं तो कन्नौज जो है समाजवादी पार्टी का कहा जा सकता है कि गढ़ रहा है। 1999 से लेकर 2014 तक लगातार कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश यादव, लगातार याद कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी जो हैं वहां से चुनाव जीतते रहे। तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण भी जरूर करेंगे कि आखिर ये घबराहट क्यों है, आखिर क्या यादव बेल्ट का जो जनाधार है खिसकता नजर आ रहा है। लेकिन खुशबू के शहर में सियासत की जंग देख लेते। कन्नौज लोकसभा 2009 की बात करें, समाज अखिलेश यादव को मिले थे 3,37,751 वोट, और महेश वर्मा थे बसपा के, उनको 2,71,887। हारजीत का मार्जिन लगभग 1,15,864 अखिलेश यादव जीते थे। और 2000 उसके बाद 2000 वोटिंग प्रतिशत आप देख सकते हैं 49.3%। तो ये कन्नौज वो कन्नौज है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा। लेकिन 2019 में वो गढ़ टूटा भी और वहां से सुब्रत पाठक सांसद बने। 2014 की बात करें, डिंपल यादव को यहां से चुनाव लड़ाया गया, 4,89,164 वोट मिले, और सुब्रत पाठक बीजेपी के 4,69,257। बहुत कम अंतर रहा, 19,907 का अंतर रहा जीत का। लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में यह कोई बड़ा अंतर नहीं माना जाता। आप समझ सकते कि बहुत कम अंतर से सुब्रत पाठक हारे, और काफी दिलचस्प मुकाबला भी रहा है। एक और आंकड़ा, 2019 में सुब्रत पाठक, तस्वीर बदल गई, 5,63,087 वोट मिले, और डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले। यह भी बेहद कम, यह भी आप समझ, सिर्फ 12,353 वोट से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। 2014 में जो तस्वीर थी वो लगभग 15,000 से सुब्रत पाठक हार गए थे। अखिलेश जी, कैसे देखते, क्या यह घबराहट है कि कन्नौज जो है सेफ सीट मानी जाती है? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी यहां से लड़े हैं, जीते हैं, अखिलेश यादव भी लड़े हैं, डिंपल भी जीती और लड़ी। एक्चुअल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो बड़े पैमाने पे उन्होंने कहा कि साहब, हमारे नेता ने कहा कि हम तो स्टार प्रचारक हैं और पूरे प्रदेश में हमें जाना है, हमारे पास वक्त नहीं है इतना कि हम एक जगह पे चुनाव लड़के समय दे सकें। तो कन्नौज की भारी जनता, कन्नौज की महान जनता, उन्होंने कहा कि साहब आप नामांकन कर जाइए, यहां से रिश्ता है हमारा आपका, और हम चाहते हैं कि आप यहां से नेतृत्व दें। कन्नौज को जो मिला है, कन्नौज का जो विकास है वो आपके द्वारा हुआ है, और जो पीछे गलतियां हुई हम उसे सुधारना चाहते हैं।
और कुछ लोग तो इस यहां तक थे कि नहीं साहब हम तो कुछ भी कर लेंगे, हम ये कर देंगे को बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और वहां के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने नेता को मनाने के लिए बातें रखी। और क्योंकि अखिलेश यादव जी बड़े दिल के इंसान हैं तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे नहीं। कहीं तेज प्रताप का विरोध तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश हमें लगता है कन्नौज ऐसी सीट है किसी को भी खड़ा कर देते। हाँ, लेकिन वैसे भी यादव परिवार से कई प्रत्याशी पहले भी कई सदस्य खड़े ही रहे। लेकिन जब बड़ी तादाद में कन्नौज से लोग आके यहाँ पे डेरा डाल दिए, कुछ लोग वहां पे बैठ गए कि हमको आप चाहिए, आपका ही ये क्षेत्र है, तो अखिलेश जी का जो हमारे नेता है उनका दिल इस तरीके का है कि कार्यकर्ताओं के को ना नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम नामांकन करेंगे लेकिन चुनाव का बागडोर आप लोग संभालिएगा। वो था, डर की कोई बात नहीं है। कन्नौज तो समाजवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। वो तो पिछली बार एक इस तरीके की बात हुई। 2019 में आप हारे, चारों सीटें फिरोजाबाद आप ले ले, कन्नौज ले, जो गढ़ है, गढ़ की बात करें, मैनपुरी ले ले, हारे हैं आप। हाँ ठीक है, चुनाव है, जनता मालिक है और उसका फैसला सर आंखों पे है। संतोष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि यादव जो वोट है उसका जो जनाधार रहा है वो जो खिसकता नजर आया 2019 के चुनाव की बात करें, पहले के चुनाव वोट शेयर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो कहीं एक डर तो नहीं, इसीलिए अखिलेश यादव जी को सामने आने पड़ा। और लगातार अखिलेश यादव जी ये भी कहते रहे, विधानसभा के अंदर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम करहल नहीं छोड़ेंगे। पर करहल से कन्नौज तक ये सियासी संग्राम किस तरीके से देखते हैं? समाजवादियों का जो आधार है, हम दबे कुचलों की राजनीति करते हैं, हम मेहनत कश की राजनीति करते हैं, हम किसान मजदूर की आवाज हैं। और अब की बार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा कि अब की बार तो पीडीए की बात है, पिछड़ों की, दलित की, अल्पसंख्यक की। तो इस बार बहुत बड़े पैमाने पे जीत होगी। और जैसा रुझान आने संतोष जी शुरू हुए हैं पहले चरण की वोटिंग मतदान के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का अनाप शनाप भाषा अपनाई है उनमें हार का डर भी दिख रहा है और जमीन पे जनता में भारतीय जनता पार्टी का भयंकर विरोध है। तो यहाँ डर वाली बात नहीं है। कार्यकर्ताओं के लिए हमारे नेता हमेशा से खड़े रहे हैं। उनका जो जिद थी उस पर हमारे नेता ने डिसीजन लिया कि ठीक है। ठीक है, एक और आंकड़ा देख लेते हैं कि करहल से कन्नौज आखिर क्यों पहुंचना पड़ा, क्यों जाना पड़ा अखिलेश यादव को? क्योंकि लगातार अखिलेश हर बड़े मंचों पर, यहां तक कि विधानसभा के अंदर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं वो करहल नहीं छोड़ेंगे, वो उत्तर प्रदेश की सियासत राजनीति नहीं छोड़ेंगे। कुछ और आंकड़े आप देख लीजिए। ये करहल से कन्नौज पहुंचे अखिलेश की पहुंच। कन्नौज लगातार बात की जा रही, कन्नौज बड़ा गढ़ रहा है। 2000 में चुनाव लड़े अखिलेश यादव, जीते। 2004 में लड़े, जीते। 2009 में लड़े, जीते। 2014 में लड़े, जीते। ये अखिलेश यादव, ये कन्नौज है। कहा जा सकता है कि कन्नौज समाज। लेकिन 2019 में कई तरीके के समीकरण 2014 में बदले। लेकिन अब जो पीडीए की बात करती रहे हैं अखिलेश यादव, आप ये देख लीजिए, पीडीए की बात, एक परिवार से 5। भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार है कि 5 एक ही परिवार के सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव लोकसभा सीट कन्नौज, अक्षय यादव चचेरे भाई हैं, लोकसभा सीट फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव चचेरे भाई, लोकसभा सीट आजमगढ़, आदित्य यादव चचेरे भाई, लोकसभा सीट बदायूं, डिंपल यादव पत्नी है, लोकसभा सीट मैनपुरी। अखिलेश जी, सवाल अब यह उठता है कि जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते रहे और भाजपा लगातार कहती है कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये परिवार को बढ़ाने वाली पार्टी है, और वो क्या ये जो चेहरे हैं वही तस्दीक करते हैं? संतोष जी, समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ चाहे शिवपाल जी रहे हों, पूरा जीवन समाज को दिया है। प्रोफेसर साहब हैं, संगठन के लिए पूरा उम्र समर्पित किए। धर्मेंद्र जी हैं, तीसरी बार हारे, चौथी बार आजमगढ़ से लड़ रहे। ये बात अलग है कि ठीक है एक परिवार से कोई रिश्ता इस तरीके का आप कह सकते हैं, लेकिन सबके राजनीतिक अनुभव बहुत बड़े बड़े हैं। पूरा जीवन राजनीति को दिया है। सिर्फ एक आरोप लगा दिया जाए कि वो एक परिवार के हैं इसलिए उन्हें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलना चाहिए, क्या ये ठीक है? अखिलेश जी, आप जैसे बड़े जो कार्यकर्ता है, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लाखों जो कार्यकर्ता है, उनको क्यों मौका नहीं दिया जाता? आखिर परिवार के सदस्य ही इन पार्टियों, इन जिलों में क्यों, और वो भी एक परिवार के 5 सदस्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में है? यह परिवारवाद नहीं है क्या? ये पीडीए, ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात है? नहीं, पिछले दलित अल्पसंख्यक की बात तो पूरे देश में समाजवादियों ने हमेशा से उठाई है संतोष जी।
आज जिस तरीके के संविधान के साथ छेड़खानी कर रही है सरकार, उस परिस्थिति में अगर कोई उनके मुहाने पे उनके मंसूबों को पकड़ के उनके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए अगर जमीन पे उतर के कोई उनके साथ दो दो हाथ करने की बात कर रहा है, काम कर रहा है, तो क्या समाजवादी के अलावा और कौन है उत्तर प्रदेश में? हम सूरत की बात को ले लें जी, चाहे नागालैंड की घटना को ले लें, उत्तर प्रदेश में आपने देखा आरक्षण को ले लें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा जो लोकतंत्र में, वो कहते हैं कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं, हमें आरएसएस का संविधान चाहिए, जिसमें न चुनाव हो, न आरक्षण हो, न लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, अपने मर्जी से हम कुछ भी करें, कैसे भी देश चलाएं, कुछ भी करते रहें। तो इस तरीके की एक जो डिक्टेटरशिप माइंडसेट को अगर रोकने का काम कोई काम उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी कर रही है। संतोष जी, पर सवाल आप जैसे कार्यकर्ताओं का क्या, या फिर ऐसे बड़े कार्यकर्ताओं का क्या जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अगर परिवार के ही सदस्य अलग अलग विधानसभा लोकसभा में लड़ते रहेंगे तो ये परिवारवाद, कहा तो परिवारवाद ही जाएगा। और हमें लगता है आज के बाद और विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी वो और हमलावर होगी, और आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही साफ तौर पर। ठीक है, ये विरोधियों का एक जो जिनके पास ऐसा लगता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में जो भी इन लोग, आप जिनका 4-5 लोगों का नाम ले रहे हैं, हम इस बात को माननीय नेताजी हमारे जो संस्थापक रहे हैं, उनके साथ प्रोफेसर साहब, धर्मेंद्र जी और शिवपाल जी हैं। इनका हक बनता है कि इन्होंने पूरी उम्र राजनीति में दी है, तो उस जगह पे उनको जो समय अवसर मिले और वो चुनाव लड़े। ठीक है, लेकिन आज अखिलेश यादव जी ने जब नामांकन किया, उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, वो एक बार हम सुन लेते हैं। उसके बाद ये भी सुनेंगे कि आखिर कन्नौज के वर्तमान सांसद और वर्तमान प्रत्याशी जो सुब्रत पाठक, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। अभी नामांकन करके आया हूं। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दी है जब अखिलेश यादव ने आज नामांकन भरा कन्नौज से, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी एक बार सुनिए आप। सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है, और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं, और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। अखिलेश जी जवाब, कह रहे तेज प्रताप यादव लड़ते तो बात अलग ही होती। नहीं, जैसे सुब्रत पाठक जी ने पीछे भी कहा कि आतंकवादी और क्या शब्द इस्तेमाल किया, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी आतंकवादी हमले इस देश पे हुए, संसद पे हमले से लेके बॉर्डर पे हो, चाहे बालाघाट का हो, वो कौन सा
जो भी है, अब आतंकवाद का समाजवादियों से जोड़ के बोलने का कौन सा लॉजिक है? मुझे नहीं लगता कि बहुत समझ वाली बात सुब्रत पाठक जी ने कही है। और वो अखिलेश यादव जी जैसे मैच्योर नेता के सामने है। ठीक है, एक बार ऐसी बात आई और आप संसद चले गए, गंभीर बात की उम्मीद करते हैं। आप बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रोचक होना है वो तो वक्त बता देगा। वन साइडेड इलेक्शन है, 2 से 2.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी इनको चुनाव हराएंगे। और पूरे प्रदेश में बीते 10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेके आई थी, उन मुद्दों को डिलीवर करने में जिस बुरी तरह नाकाम हुई है, उसका डर भाजपा के एक एक नेता के चेहरे पे दिखाई देता है संतोष जी। और ये जो नारा 400 पार का दे रहे हैं, आपको मैं छोटा सा जिक्र कर दूं, झारखंड में कहते थे 65 पार 23 आए, पश्चिम बंगाल में कहते थे 200 पार 77 आए, दिल्ली में 45 पार कहते थे 8 आए, हरियाणा में 75 कहते थे सिर्फ 40 जीते, मिजोरम में 21 की बात करते थे 1 जीते, महाराष्ट्र में 150 की बात करते थे 105 जीते, कर्नाटक में 130 पार करते थे 60 अखिलेश जी वो तो परिवारवाद की भी बात करते थे, लेकिन आपने मोहर लगा दी। आपके तो 5 लोग हैं एक ही परिवार से, और भारतीय चुनाव इतिहास में, खासतौर से राजनीतिक इतिहास में, यह पहली बार है। जिस भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं संतोष जी, चाहे रमन सिंह ले लें, चाहे वसुंधरा ले लें, चाहे राजनाथ सिंह ले लें, ऐसा कोई नेता नहीं है जिनके परिवार के लोग संसद में 1-2 ना हो। 5 नहीं है। ठीक है, ये बड़ा सूबा है और ये बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है, बहुत परिवार के ज्यादा लोगों ने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए संख्या आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मेहनत तो कार्यकर्ता भी करते हैं, ठीक आप है, जैसे लोग भी करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, उनको मौका क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो सम्मान, सम्मान, यादव पर ही भरोसा क्यों है? सिर्फ अक्षय यादव पर ही भरोसा क्यों है? सिर्फ आदित्य यादव पर ही भरोसा क्यों है? इसलिए कि वो परिवार के हैं। कुर्मी बिरादरी के 9 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने अभी तक वोट जो सिंबल है टिकट दे दिया है संतोष जी। तो ऐसा नहीं है, सभी लोगों का, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की पर्याप्त हिस्सेदारी आपको समाजवादी पार्टी के हर मोर्चे पर दिखाई देगी। आपको एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि जब हम फिरोजाबाद की बात करते हैं, कन्नौज की बात करते हैं, मैनपुरी की बात करते हैं, या फिर हम बात करें जो भी यादव बेल्ट रहा है, क्या आपको लगता है जातिवादी जो सियासत है, राजनीति है, वो यथार्थ है, उसे हटा नहीं जा सकता? लेकिन अब जो आज का युवा है वो क्या चेहरे पे वोट देता है या फिर काम पे वोट? अब सबके हाथ में मीडिया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, अब काम करना पड़ेगा तभी आप वोट के हकदार होंगे। चेहरे से ज्यादा काम महत्वपूर्ण है। वक्त बदला है, हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत की हकीकत जाति है। बिल्कुल, जाति से बाहर भारत को मुझे नहीं लगता कभी 100 साल देख पाएंगे हम। यहां सम्मान और अपमान भी आपको जाति के आधार पर मिलता है, लेकिन काम के बगैर भी राजनीति में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल, परफॉर्म करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा। ये तो 4 जून बताएगा कि कौन सा नेता कितनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ता है और कौन कौन से वायदे रंग लाते हैं। लेकिन वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं, और खासतौर से लगातार हम कन्नौज की बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की बात कर रहे हैं, बदायूं की बात कर रहे हैं। ये 4 जिले उत्तर प्रदेश में माने जाते हैं कि ये जो 4 जिले हैं, चाहे वो बदायूं हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, यादव बेल्ट। और 1999 से लेकर अभी तक कहा भी जाता रहा है कि 2014 तक खासतौर से, कि इसमें समाजवादी पार्टी के ही जो प्रत्याशी है, वो चाहे परिवार के प्रत्याशी हो या कोई बाहरी प्रत्याशी हो, वही जीतता रहा है। लेकिन वोट शेयर एक बार कन्नौज का देख लेते हैं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 2009 से लेकर अखिलेश यादव को कितना मिला था। 2009 में जब अखिलेश यादव जीते थे, लगभग 45% से अधिक वोट शेयर था। लेकिन जो बसपा के डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा थे, 29.9% उनका वोट शेयर था। अब कन्नौज, जब लॉन्चिंग हुई डिंपल यादव की, ये 2014 की, 43.9%, और सुब्रत पाठक 42.1%। अखिलेश जी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा वैसे, हालांकि सियासत में 1% का भी अंतर, बड़ी एक वोट का भी अंतर है। हाँ, 1 वोट का भी फर्क होता है। लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक को 49.4% और डिंपल यादव को 48.3%। यहां भी कोई बड़ा अंतर नहीं रहा। क्या ये आप मानेंगे नहीं कि आपका जो जनाधार है वो खिसका है?
वो जो 2000 पिछले जो वोट था वो झूठ, जो गारंटी नहीं देते मोदी जी की, मोदी की गारंटी है, वो झूठ था, सारा झूठ का प्रोपोगंडा इस कदर फैलाया गया, उस वजह से बहुत छोटा सा मार्जिन आपको दिखा है। लेकिन इस बार तो वो सब चीजें हो जाएंगी मैनेज। हाँ, लोकतंत्र है। एक वोट सीपी जोशी साहब के बारे में हम लोग सुने, राजस्थान का, एक वोट से चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो ये जो भी झूठ बोला गया कि हम महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे, सीमाएं सुरक्षित कर डालेंगे, एक ही काम किया मोदी साहब ने और एक ही गारंटी उनकी कि झूठ दम से बोलते हैं। एक भी मुद्दा जमीन पे नहीं उतरा। जनता में हताशा है, बहुत आक्रोश है और उनको लगता है कि हमको ठगा गया है, हमारे साथ झूठ बोला गया है। तो ये जनता का आक्रोश आपको वोटिंग में भी दिखाई दिया है पहले चरण में, अगले चरण में भी दिखाई दिया। अखिलेश जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जनता के सामने आप पहुंचेंगे जी, जब जनता के सामने आप पहुंचेंगे और लोग आपसे पूछेंगे और जब भारतीय जनता पार्टी या फिर बसपा मंचों से कहेगी कि नहीं, आप देखिए परिवारवाद को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, वो जो तस्वीर पेश की जाएगी यादव परिवार की, राष्ट्रीय अखिलेश यादव के पूरे परिवार की, कैसे जवाब दे पाएंगे आप? क्या उस परिवारवाद वाले आप आरोप से बच पाएंगे? संतोष जी, धर्मेंद्र यादव जी का कार्यकाल रहा हो, बदायूं में शानदार कार्यकाल था। बदायूं की जनता, जब धर्मेंद्र जी आजमगढ़ गए तो जनता, वहां की लाखों लाख जनता रोड पे निकल आई। ये वो जगह पे है जहां पे इन लोगों ने काम किया है। इस परिवार के जो भी नेता हैं, इन नेताओं ने रात दिन मेहनत करके जनता के उद्देश्य, उनके जो उनकी जरूरतें थी, उनकी जो एक पैरामीटर थे राजनीति में खरे उतरने के, वो सब अपने अपने जिलों में उन्होंने बहुत काम किए। परिवारवाद की बात आप कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी बहुत गजब के रहे, शानदार नेता रहे। सदन में आवाज सुनाई देती थी, धर्मेंद्र जी की सुनाई देती थी। डिंपल जी ने जो काम किया मैनपुरी में, दोबारा काम कर रही हैं, आप देखिए वहां पे किस तरीके से काम जमीन पे करती है वो। तो जो हमारे नेता हैं, ठीक है, ये बात तो चारों तरफ आती है, लेकिन डिलीवरी में समाजवादी पार्टी का साफ जवाब नहीं, चाहे किसानों के मुद्दों पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे विकास पे हो। जो काम समाजवादियों ने किया वो किसी ने नहीं किया। 2019 में हारे भी हैं आप, इन्हीं सारी सीटों पे हार गए। ठीक है, ठीक है, तब काम नहीं था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जैसे एक उत्तर प्रदेश में 50 सीटों के लिए विधानसभा में तरसती थी, 50 सीटों के लिए तरसती थी और लंबे समय तक ये दौर रहा है। राजनीति है, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है संतोष जी। नहीं, बिल्कुल, ये तो सियासत है, हार जीत तो लगी रहती है और जनता के हर फैसले को हम सिर आंखों पे लेते हैं संतोष साहब। बिल्कुल, ये एक बड़ा दिल दिखा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपके साथ ही रहता है कि आप बड़ा दिल दिखाते हैं विपक्ष में होने के बावजूद। लेकिन नामांकन के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार फिर हम सुनते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा, शिवपाल यादव जी ने क्या कहा। एक बार हम सुन लेते हैं। ये डिंपल तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते और उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेताजी भी यहाँ से लड़ते थे और जीतते थे और नेताजी का क्षेत्र है। अब ये जो नेता आ रहे हैं खाली बैरिंग चले जाएंगे। भी कर है, अब भी कर है, जो जीत गया वो उसकी फर्स्ट और लास्ट जीत थी। सर, भाजपा की जो सांसद है तत्कालीन, वो भारत और पाकिस्तान से मुकाबला बता रहे हैं और अब विकास की बातें कर रहे हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। पूरा प्रदेश ही हॉट होते जा रहा है। पहले चरण का चुनाव हुआ है तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं न कहीं घबराहट है भाजपा में और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बंदौर लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा होगा। और अखिलेश यादव के नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे कि एनडीए की क्या प्रतिक्रिया आई है, कौन कौन से नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वही अखिलेश यादव जो लगातार लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया करते थे, आखिर ऐसी क्या 48 घंटे में क्या कुछ बड़ा बदलाव हुआ कि उन्हें कन्नौज से नामांकन करना पड़ा? प्रतिक्रिया क्या है? समाजवादी पार्टी अपने टिकटों को ताश के पत्ते की तरह पलटने का काम करती है। अगर श्री अखिलेश यादव जी को लड़ना था तो बीच में दूसरे प्रत्याशी को घोषित क्यों किया? लेकिन हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा।
अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। अखिलेश जी, क्या समाजवादी पार्टी में लोगों का भरोसा नहीं रहा कि जैसे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि आज अभी अखिलेश का नामांकन हो सकता है कि एक दो दिन में फिर बदल जाए? संतोष जी, आपके सहयोगी भी रहे, याद रखिएगा। सहयोगी नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको धक्के मार के घर से निकाल दिया था ना, और बैठ के चौराहे पे रो रहे थे, तब अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने आंसू पोंछ के इनको राज्यसभा भेजा था। इतनी नैतिकता तो किसी में भी होनी चाहिए संतोष जी कि एक मर्यादा पे बात करें। आप एक विधायक था, आज 6-7 विधायक लेके घूम रहे हो, समाजवादियों की कृपा है। तो खैर ठीक है, अपना सौदा करना उनका मामला है, और एक परिवार की बड़ी किसान राजनीति की विरासत थी जिसको आपने अपने कुछ फायदों के लिए बेच दिया है। हालांकि उनके बारे में ऐसे शब्द बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, चौधरी चरण सिंह साहब के पोते हैं वो, लेकिन यही भाजपा और यही घर के बाहर बैठ के करते थे। तो आप बात कर रहे हैं, हल्की बात है, इतने हल्की बात नहीं करनी चाहिए जैन जी को। बाकी तो खैर केशव प्रसाद मौर्य जी का मामला है, उनके ऊपर टिप्पणी करना ही मैं ठीक नहीं समझता। जब तक आपके सहयोगी रहे तब तक ठीक रहा। आप कई बार सहयोगी रहे, आपके समाजवादी कई बार सहयोगी रहे, बड़े दिल से मेरे नेता ने गले लगाया। जब सबने ठुकराया तब जयंत जी को उनका सम्मान दिलवाया, उनको हक दिलाया। किसने दिलाया भाई? संतोष जी, कौन नहीं जानता है। जब रोड पे खड़े थे फकीर बनके, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान उन्हें दिलवाया। आज ठीक है, 2 सीटों पे जाके बीजेपी में लड़ रहे, कहीं बैठने की जगह कहीं इधर उधर खड़े होते हैं, यही उनकी हैसियत है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि सियासत में अनुशासन, खासतौर से राजनीतिक दलों में अनुशासन बहुत जरूरी है? पहले मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा आपको, उसके बाद इस सवाल पे आऊंगा कि आखिर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, क्या अनुशासन विहीन सियासत करती है समाजवादी पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव है वो पकड़ पार्टी में नहीं है? तभी लगातार आप चेहरे देखिए, एक आंकड़े देखिए अखिलेश जी, आप भी देखिएगा, 9 सीट 13 बार चेहरे बदले, 22 प्रत्याशी सामने आए। एक बार बागपत की बात करें, एक बार प्रत्याशी बदला, पहले मनोज चौधरी, दूसरा फाइनल जो नाम उभर के आया वो अमरपाल शर्मा। ठीक है, ये सिर्फ ये पहला आंकड़ा। दूसरा, मेरठ में 2 बार प्रत्याशी बदले गए, पहले भानु प्रताप वर्मा को मिला, उसके बाद फिर अतुल प्रधान को मिला। फाइनल आप देखिए, फाइनल भी क्योंकि लगातार ये 9 सीट है, 13 चेहरे और 22 प्रत्याशी। नोएडा के आंकड़ा देखिए, 2 बार प्रत्याशी बदला, पहले महेंद्र नागर, फिर राहुल अवाना, उसके बाद फाइनल नाम आया महेंद्र नागर का। तो ये किसी सियासी, इसका एक बड़ा मैसेज जाता है, संदेश जाता है मतदाताओं में, और विपक्षी जो दल है उनको भी बड़ा मौका मिलता है। बदायूं का देखिए, पहले धर्मेंद्र यादव का नाम आया, फिर शिवपाल यादव का नाम आया, और फाइनल आदित्य पे गया। ठीक है, मिश्रिक का देखिए, 2 बार प्रत्याशी बदला गया, और इसीलिए हमने टैगलाइन भी दी, पहले फिर और फाइनल। यह समाजवादी पार्टी के लिए है। मिश्रिक पहले रामपाल राजवंशी, फिर मनोज राजवंशी, और फाइनल जो हुआ वो संगीता राजवंशी का हुआ। आप सोच सकते हैं कि 9 सीट के लिए 22 चेहरे सामने आते हैं एक पार्टी के। मुरादाबाद 1 बार प्रत्याशी बदला, पहले एसटी हसन, फिर आजम खान का जोर पड़ता है, और रुचि वीरा सामने आती है। अखिलेश जी, कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है अनुशासन बेहद जरूरी है? और भारतीय जनता पार्टी में हमें लगता है यही सबसे बड़ा अनुशासन है, वो उसका संगठन भी मजबूत, संगठन में भी उसकी पकड़ है और नेताओं में भी उसकी पकड़ है कि अगर शीर्ष से कुछ कहा गया है तो वो पूरा होता है। संतोष जी, कंपनी में और दल में और राजनीति में फर्क है। इसको लोकतंत्र का मत कहिएगा कि ये लोकतंत्र है, कोई नहीं, आवाज उठ सकती है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो सुनिए ना, मेरा जवाब मुझे देने दीजिए जी। दल है, दल में नेता है, कार्यकर्ता है। एक पार्टी पे एक जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके जो सदस्य हैं उन्होंने दिया कि ये नाम को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन जिला इकाइयों के कई बार विरोध भी आ जाते हैं निकल के। जिला अध्यक्ष हैं हमारे, मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये प्रत्याशी नहीं चलेगा। तो हमारे नेता, ये पार्टी वो नहीं है
कि एक राजा का फरमान आया और चिट्ठी हो गई कि कोई बात नहीं, चाहे सूरत का तरीका हो चाहे चंडीगढ़ का पैटर्न हो, जीत तो हम लेंगे ही। ऐसा नहीं है। हम कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतते हैं, हम सूरत की पैटर्न में चुनाव तो कार्यकर्ता कोई भी जाके नॉमिनेशन कर सकता है? कोई नहीं। कार्यकर्ता अगर हमारे जिला अध्यक्ष को लगा कि साहब ये सीट सही नहीं गई है, और पूरे जिले के कार्यकर्ता, जिले के पदाधिकारी, एक बार, हमारे 2 बार, कार्यकर्ता, 3 बार, ठीक है, तो अगर वो लोग इकट्ठे होके उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये चीजें ठीक नहीं है, ये इतने इस सीट के इतने हैं, 4000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं और ये लोग इस चीज के नहीं है, हमने मतदान कर लिया साहब, हमने ये किया है और इनके पक्ष में बात नहीं जा रही है, तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते भाई डेमोक्रेटिक तरीके से बदल दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये कोई वो मतलब नहीं है कि हमने तानाशाही से एक फैसला कर दिया और फैसला आखिरी हो गया, नहीं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर कभी कोई प्रत्याशी के पक्ष और विपक्ष में मंडल और जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे हुए तो हम बदल भी देते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जिनके टिकट कटते हैं, जिनका नाम पहले आता है फिर हट जाता है, तो मुझे लगता है विरोध का भी सामना करना पड़ता है। एसटी हसन के हम बयान कई बार आप भी सुन चुके हैं, हम भी सुन चुके हैं। आज मैं अभी कन्नौज ही था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन कराने गए तो एसटी हसन साहब हमारे साथ थे और उन्होंने पूरे मुरादाबाद में बहुत सहयोग किया है। ऐसा कोई मैटर नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उन्होंने सांसद रहे तो भी कार्यकर्ता बन के रहे, और आज अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी उनको देगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज का युवा, हमें लगता है अखिलेश जी, आप तो बहुत अच्छे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत ही धैर्य के साथ अपनी बात कहते हैं। आजकल का युवा जो है ना, वो सब कुछ समझता है, जानता है, वो जो नेता काम करेगा उसी की तरफ झुकेगा, ये भी आप जानते हैं। लगातार अगर ऐसे ही प्रत्याशी बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, तो एक जो भरोसा है, एक विश्वास है ना, वो भी कहीं ना कहीं टूटता है। क्या आपको लगता है आप अच्छे सियासतदान भी हैं? मुझे ये लगता है एक पहलू है जिधर से इस बात को आप देखते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि अगर गलत फैसला हो गया है तो मेरे नेता के पास जाके और हमारे सारे लोग इकट्ठे करके हम उसे सही करवा सकते हैं। ये गुंजाइश समाजवादी पार्टी में है, इसका ये पक्ष, उसको उस तरीके से नहीं देखे संतोष जी आप। यहां अगर कोई गलती हुई है तो सुधार करने के लिए हमारे नेता अपने कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने के लिए हमेशा रहते हैं, कोई फैसला तानाशाही से नहीं करते। यही कार्यकर्ताओं की आवाज कन्नौज में अखिलेश यादव ने सुना है। भाई हमारे, आपने कहा नहीं कि वो नेताजी का ये परिवार है, सुब्रत जी के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, समाजवादियों के लिए परिवार है। वो वहां के कार्यकर्ताओं के दिलों में अखिलेश यादव जी बसते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और कहा जा सकता है, तस्वीरें हैं देश भर से, क्योंकि लगातार कल चुनाव होना है 26 अप्रैल, यानी कि देश भर की 88 सीटों का, पहले 89 सीट थी, लेकिन एक सीट का जो नामांकन वो है मतदान, वो तीसरे चरण में शिफ्ट कर दिया गया। तो देश भर की 88 सीटों का कल नामांकन होना, 13 राज्यों के 88 सीटों का नामांकन होना, जिसमें मतदान होना है, जिसमें कि कल 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश की भी। कुछ बड़ी तस्वीरें भी देख लेते हैं कि किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो देश भर में सुरक्षा के बंदोबस्त की बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, दूसरे चरण की बारी है। क्या है चुनाव आयोग की तैयारी? भागलपुर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, यानी कि 13 राज्यों में कल 88 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की भी 8 महत्वपूर्ण सीटें हैं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश की जो दूसरे चरण की 8 सीटें हैं ना, ये समाजवादी पार्टी की भी कभी और बसपा की गढ़ थी, लेकिन अमरोहा को छोड़ दे तो बाकी सारी सीटें भाजपा के पास है। कहीं ना तो कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो जनाधार आपका, लोगों का जो लगाव है, लोगों का जो विश्वास भरोसा वो टूटा है समाजवादी पार्टी से। एक झूठ और जो गलत वादे करके गुमराह करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, उस चक्कर में जनता कभी गलत नहीं होती, जनता को गुमराह किया गया था और वो फैसले आए 10 साल में। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास बोलने के लिए संतोष जी कुछ है ही नहीं। हर मोर्चे पे फेल हुए। आम जनता की जेबों से जितना पैसा निकाला जा सकता था वो निकाल के अडानी और अंबानी की जेब में पहुंचाने का एक सफल प्रयास मोदी जी ने किया है। यही उनकी उपलब्धि है 10 साल की। तो अब वो जो गलती जनता से हो गई
उसे उस जनता को सुधारना है। आप मुद्दा बना पाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी है जो आप बता रहे हैं, ये मुद्दा बना पाएंगे? जनता को समझा पाएंगे आप? हमारे बनाने और समझाने का मामला नहीं संतोष जी, ये तो एक आम आदमी है। यहाँ जितने लोग हमारे साथ काम करते हैं उनसे पूछिए उनकी जेब की स्थिति क्या है। महंगाई किस कदर पीड़ित है, रोजगार तुमने सारी निजीकरण कर दिया, नौकरियां है नहीं, संस्थान कोई बनाए नहीं आपने। जिस तरीके से आपने सिर्फ बेमतलब की बेफजूल बातें कर करके, झूठ बोल बोल के इस देश को कहां से लाके कहां खड़ा कर दिया है। किसान, हजारों की संख्या में किसानों की जान ले ली आपने बेमतलब के मुद्दे लाके। इतनी गैर जिम्मेदारी भरी सरकार जो 10 साल चली है, ये देश के लिए सबसे वो वक्त कहा जाएगा जब देश ने सबसे बुरा वक्त जिया इस देश के किसानों। एक आखिरी सवाल, अपर्णा यादव का आपने बयान सुना। बड़ा नेता वो होता है वो जो प्रदेश में कहीं भी किसी भी सीट से लड़ जाए। मैनपुरी सुरक्षित सीट ही अखिलेश यादव ने क्यों चुनी? क्या डर है हारने का? नहीं, मैं अपर्णा जी पे टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़ा नेता वो नहीं होता है। बड़ा नेता वो होता है जिसके पास नीतियां बड़ी होती हैं, जिसका विजन बड़ा होता है। कहीं से लड़ जाए वो, तो बहुत सारे लोग थे जो 100-100 सीटों पर लड़ जाते थे, क्या वो बड़े नेता थे? ये क्या वाहियात की बात है। बड़ा नेता वो है जिसके पास बड़ा विजन है, जो इस वर्तमान की व्यवस्था में क्या समस्या है, क्या कारण है, किस लिए गरीबी है, किस लिए बदहाली है, किस लिए बेरोजगारी है, किस लिए महंगाई है, इन समस्याओं का कारण है और उस कारण के निवारण के साथ जो खड़ा है वो बड़ा नेता है। कोई कहीं से चुनाव लड़ने वाला बड़ा नेता नहीं। एक आखिरी सवाल, समय की भेद कमी, परिवारवाद के सवालों पर कैसे बचेंगे आप? क्योंकि अब कल से शुरू हो जाएगा। कल से जो भी विपक्षी दल है, चाहे बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार आप पर प्रहार करेगी कि परिवारवाद का जो बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी या दूसरे जो राजनीतिक दल कह रहे थे वो सच साबित हुआ। संतोष जी, बस दुआ करिए कि जनता इन्हें छोड़ दे। जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पूरे देश के जो नेता चोर बेईमान के नाम पे जिनको ये सर्टिफिकेट बांटते रहे, अब उनकी महासभा कर रहे हैं मोदी साहब। कुछ बोलने चालने के लिए नहीं है। जनता का मन बना हुआ है, जनता अपने अनुसार मतदान करेगी और इनकी विदाई करेगी। तो बिग न्यूज बिग लिस्ट में आज हमने बात की कि करहल से लेकर कन्नौज तक का जो सियासी सफर आखिर अखिलेश यादव को क्यों चुनना पड़ा, ये सभी सवालों के जवाब 4 जून को पता चल जाएंगे। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरे देश भर के लिए, क्योंकि 13 राज्यों के 88 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तो आपके आसपास, आपके क्षेत्र में अगर चुनाव हो रहा है, कल दूसरे चरण में अगर आपका घर आता है, आप वहां के कहा जा सकता है कि मतदाता हैं, तो घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अखिलेश जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिग लिस्ट में आज बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ इसी समय एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। ये संतान श्राप है। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है वो आपको ही मुबारक हो। जानकी जानकी ब्रह्मदत्त। ये जीवन तो मधु ने जानकी को पेट से नहीं दिल से जन्म दिया है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का